नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। तो बहुत बहुत स्वागत। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आज के लिए आपका पहला प्रश्न, हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, ईरान और रूस ने प्रारंभ किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा और भाग लेने वाले देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करना है। तो पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो अभी जो है ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, ईरान और रूस ने प्रारंभ किया। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूस और चीन ने किया है, ठीक है, भारत और ईरान नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना और भाग लेने वाले देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करना है। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो अभी ईरान, रूस और चीन ने मार्च 2025 में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 शुरू किया और दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 11 मार्च को शुरू हुए इस अभ्यास में चीनी और रूसी नौसेनाओं के युद्धपोत, लड़ाकू और रिवोल्यूशनरी गार्ड के जहाज शामिल हैं। तो यहाँ लड़ाकू होगा, लड़ाकू, ठीक है। तो ये गार्ड शामिल हैं इसमें। अच्छा, ये ओमान की खाड़ी की बात कर लें तो ये रहा गल्फ ऑफ ओमान और इसकी सीमा ईरान से लगती है, ओमान से लगती है, ठीक है, यूएई से लगती है। तो ये जो है गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी में पड़ता है। जब भारत, यहाँ से भारत है और भारत से जब इधर जाएंगे उत्तर पश्चिम की ओर तो गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा। चलिए तो बात करें इस अभ्यास की। तो ये इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना और भाग लेने वाले देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करना है। इसमें पकड़े गए जहाज़ों को छुड़ाने, खोज और बचाव अभियान और समुद्र और हवाई हमलों पर तोपखानों की फायरिंग के लिए अभ्यास शामिल हैं। अभ्यास में लगभग 15 युद्धपोत, सहायक जहाज, गनबोट और हेलीकॉप्टर ने भाग लिया। रूस के प्रतिनिधित्व की बात करें तो रेचकी और रूसी हीरो एल्डर कोरवेट और पेचेनेगा टैंकर द्वारा किया गया था, जबकि चीन ने टाइप 025D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बाओटो और आपूर्ति जहाज गायो यूहू भेजा गया था। तो ये सब आपके मतलब का नहीं है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिएगा। बस आप याद रखिए कि रूस, ईरान और चीन ने इसमें भाग लिया। ईरान ने अभ्यास के लिए एक स्टील्थ मिसाइल कोरवेट और एक गश्ती जहाज तैनात किया है। साथ ही साथ चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास में समुद्री लक्ष्यों पर नकली हमले, विजिट बोर्ड सर्च, जब्ती अभियान और सैन्य विश्वास बढ़ाने और व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए खोज और बचाव अभ्यास शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो हाल ही में भारत किस राज्य में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है? तो भारत बना है, ठीक है, और किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है, यानी भारत से वहाँ पर एफडीआई निवेश हुआ है। तो यहाँ पर दुबई की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा तो रियल एस्टेट में एफडीआई हुआ है। अभी कुछ समय पहले विवेक ओबराय जी भी चर्चा में थे, उनके इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। तो उनके इनकम में इजाफा का मुख्य कारण क्या था कि वहाँ पर जो है रियल एस्टेट में लोग पैसा निवेश कर रहे थे, वो भी ग्रीन फील्ड में। चलिए तो बात करें, भारत 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अग्रणी स्रोत बन गया है, जिसने अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड के एफडीआई मार्केट्स डेटा के अनुसार दुबई लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है और दुबई का अनुकूल कारोबारी माहौल,
कर नीति और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, जिससे यह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया है। अब ये देखिए, दुबई के अनुकूल कारोबारी माहौल, यानी वहाँ पर जो बिजनेस करना है वो बिजनेस के अनुकूल है। ठीक है। कर नीति, टैक्स पॉलिसी, ठीक है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे जैसे इंफ्रा हो गया, जो भी है, रोड्स हो गया, सड़क हो गया, राजमार्ग हो गया, ये सब जो है वहाँ पर मौजूद है। और प्रतिभाओं को आकर्षित, निवेश में प्रतिभाओं को आकर्षित किया है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता भी बहुत मायने रखती है कि किसी देश में कितना निवेश होगा, तो वो निर्भर करता है राजनीतिक स्थिरता पर। ठीक है। तो राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है तो क्या होता है, निवेश का माहौल बना रहता है। भारत की एफडीआई में बढ़त हुई है। तो 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का 21.5% भारत से आया है, जिससे भारत ने अमेरिका 13.7%, फ्रांस 11%, यूके 10% और स्विट्जरलैंड 6.9% को पीछे छोड़ दिया है। लगातार तीसरे वर्ष मुख्यालय बना हुआ है। मुख्यालय करने में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 है। निवेश करने में होगा, निवेश वैश्विक स्तर पर नंबर 1 बना हुआ है। 2024 में 50 मुख्यालय परियोजनाओं के साथ दुबई में प्रमुख निवेश क्षेत्र रहे हैं, जैसे व्यावसायिक सेवाएं, सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं, रियल एस्टेट, परिवहन और भंडारण, वित्तीय सेवाएं। इन क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश हुआ है एफडीआई। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 50 में शामिल किया गया है? तो 7, 8, 9, 13। तो यहाँ पर जो है 9 संस्थानों को क्यूएस द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। उसमें भारत के 9 ऐसे संस्थान हैं जो शीर्ष 50 में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए व्याख्या को देखें। तो नवीनतम जो है क्वार्टरली साइमंड्स यानी क्यूएस विषय विशिष्ट रैंकिंग के अनुसार 9 भारतीय संस्थानों को दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 9 संस्थान जो है इसमें स्थान प्राप्त किए हैं। तो कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन जैसी 5 व्यापक श्रेणियों में 55 विषयों को शामिल करते हुए जारी की गई इस रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 550 विश्वविद्यालयों में 79 भारतीय संस्थानों को भी स्थान दिया गया है, जबकि पिछले साल यह संख्या 69 थी। तो अभी जो है संख्या बढ़ी है। ठीक है। क्यूएस ने एक बयान में कहा कि कुल 79 भारतीय विश्वविद्यालय पिछले साल की तुलना में 10 ज़्यादा हैं। इस साल की रैंकिंग में 533 बार शामिल हुए हैं, जो पिछले संस्करण की तुलना में 25.7% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें अलग अलग विषयों में 445 प्रविष्टियां और 5 व्यापक क्षेत्रों में 79 प्रविष्टियां शामिल हैं। बात करें आईआईटी धनबाद ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है। इंजीनियरिंग, खनिज और खनन में 20वां स्थान प्राप्त किया है, 100 में से 74.7 के समग्र स्कोर के साथ, जो पिछले वर्ष के 41वें स्थान से काफ़ी सुधार हुआ है। तो पहले जो है 41वें स्थान पर था कौन? आईआईटी धनबाद। अब कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। आईआईटी के निदेशक सुकुमार मिश्रा ने एक बयान में कहा कि पिछले साल की तुलना में यह प्रभावशाली सुधार अकादमिक कठोरता और अनुसंधान उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस सफलता की अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और भविष्य में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2016 में
ISM धनबाद आधिकारिक तौर पर IIT धनबाद में परिवर्तित हो गया था। इंजीनियरिंग, खनिज और खनन विषय में IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर को क्रमशः 28वां और 45वां स्थान मिला है। तो IIT बॉम्बे कौन से स्थान पर है? 28वें स्थान पर है। ठीक है। IIT खड़गपुर कौन से स्थान पर है? 45वें स्थान पर। ठीक है। जो पिछले साल क्रमशः 25 और 28वें स्थान से कम है, यानी इन दोनों की रैंकिंग में गिरावट हुई है। ठीक है। और यहाँ पर 108 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं। 8 होगा। ठीक है। 8 भारतीय विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर तो कुल 8 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगेर वैली नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो अभी जो है फिलहाल में भारत में 6 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में डाला गया है। और वो जो है इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, कौन कौन से वो स्थल हैं। फिलहाल इस प्रश्न को देखें तो कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। चलिए व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। और यूनेस्को की अंतिम सूची में इसे शामिल किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए जैव विविधता संरक्षण, जनजातीय सांस्कृतिक संवर्धन और इको पर्यटन में KBNP की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक मान्यता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा विस्तार और छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा मिलेगी। यूनेस्को के मानदंड क्या हैं? तो KBNP ने 3 महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर यूनेस्को सूची के लिए अर्हता प्राप्त की है। जैसे कौन कौन से हैं? प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही मनोहर है, तो परिदृश्य, झरने और घाटियाँ वहाँ पर अवस्थित हैं। भूवैज्ञानिक महत्व भी है, अद्वितीय चट्टान संरचनाएं और चूना पत्थर की गुफाएं, जैव विविधता, दुर्लभ प्रजातियों सहित समृद्ध वनस्पति और जीव वहाँ पर उपस्थित है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप यूनेस्को ने KBNP को अस्थायी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी अवस्थिति छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर में गोदावरी नदी की सहायक खोलाबा के तट पर स्थित है। तो गोदावरी की सहायक कौन सी है? खोलाबा, उसी के तट पर ये जो है अवस्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है जो उसके मध्य से बहती है। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था और संपूर्ण उद्यान एक कोर क्षेत्र है जिसमें कोई बफर जोन नहीं है। कोर क्षेत्र का मतलब जहाँ पर मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। इसके स्थलाकृति की बात करें तो इसमें पठार, घाटियाँ, खड़ी ढलानें और जलधाराएं सहित विविध परिदृश्य मौजूद हैं। इसमें 3 प्रसिद्ध चूना पत्थर की गुफाएं हैं, कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक, जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टेलेक्टाइट्स एक हिमखंड के आकार की संरचना है जो गुफा की छत से लटकती है। जब क्या होता है कि चूना पत्थर होते हैं और उससे जब पानी बहाव के जरिए कटान होता है तो वहाँ पर विशेष प्रकार की संरचना हो जाती है। तो सपोज ये पृथ्वी का अंतरतम भाग है और जब इस तरीके से संरचना बन जाए लटकता हुआ और पीछे ये गुफा का निचला भाग है, इस तरीके से संरचना बन जाए तो ये जो है स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से जो बने होते हैं ये हिमखंड के आकार के संरचना के होते हैं जो गुफा की छत से लटकते रहते हैं
और गुफा की छत से लटकने वाले पानी से खनिजों के अवक्षेपण से बनते हैं। साथ ही साथ अधिकांश स्टेलाक्ट के सिरे जो है नुकीले हो जाते हैं। तो ये जो सिरे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं। चलिए, स्टेलैग्माइट खनिज जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ टीला होता है, जैसे यही गुफा हो गया, ठीक है। और जब ये इस तरीके से जब बढ़ता हुआ ऐसे बनने लगता है तो इसे ही स्टेलैग्माइट कहते हैं, जो गुफा के तल पर टपकने वाली पानी से बना है। ज़्यादातर स्टेलैग्माइट के सिरे गोल या चपटे होते हैं। यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है तथा यहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय लोग भी रहते हैं। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के पास जो है, नेशनल पार्क के पास कौन सा जलप्रपात अवस्थित है, तीरथगढ़, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात अवस्थित भी है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जापान की एरोस्पेस कंपनी है और जाक्सा, उसके सहयोग से चंद्रयान 5 को मंजूरी दी गई है। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है, जिसे 13 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। यह मिशन जापान यानी जाक्सा के सहयोग से संचालित होगा और चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर की तुलना में चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का वजनी रोवर भेजा जाएगा, जिससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता और अधिक मजबूत होगी। चंद्रयान 5 मिशन के प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसकी स्वीकृति 13 मार्च 2025 को मिली थी। इसकी घोषणा किसने की? इसरो के अध्यक्ष ने की, वी नारायणन ने। और इसमें सहयोगी पार्टनर कौन रहेगा? तो इसरो और जाक्सा रहेगा, जापान की स्पेस एजेंसी है। इसके उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह का विस्तृत खनिज और भूवैज्ञानिक अध्ययन करना है। रोवर का वजन 250 किलोग्राम चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी है। चंद्रयान 5 के लक्ष्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह की विस्तृत खनिज और भूवैज्ञानिक जांच करना, 250 किग्रा वजनी रोवर की सहायता से गहन अन्वेषण करना, भारत की चंद्र अन्वेषण और वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। जापान के साथ अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करना, साथ ही साथ भविष्य की इसरो योजनाएं क्या क्या हैं तो उसकी बात करें तो चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने का ये इसका लक्ष्य है। गगनयान मिशन यानी भारत पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजना चाहता है 2040 तक, ठीक है। तो ये 2040 से आप याद रखिएगा, गगनयान मिशन भेजना चाहता है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि अपना खुद का एक स्पेशल स्टेशन हो, जिसका लक्ष्य 2035 है। भारत स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंपैरेटिव अध्ययन है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के बारे में। तो चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया था 2008 में, चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज की थी और ये सफल रहा था। वहीं चंद्रयान 2 की बात करें तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और ऑर्बिटर सफल रहा और लैंडर जो है विफल रहा। ये इसे हम आंशिक रूप से सफलता की श्रेणी में मान सकते हैं। चंद्रयान 3 की बात करें तो 2023 में जो है ये भेजा गया था और 23 अगस्त को जब ये पृथ्वी पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल लैंडिंग हुई थी और ये मिशन जो है चंद्रयान 3 सफल रहा था। वहीं चंद्रयान 4 की बात करें तो 2027 में संभावित है इसे लॉन्च करने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो मिट्टी के नमूनों को मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना है ताकि उसका अन्वेषण किया जा सके, उसकी जांच की जा सके
और ये इसका परिणाम क्या होगा तो ये आगामी समय बताएगा। चंद्रयान 5 की बात करें तो 2028 संभावित है और 250 किग्रा रोवर से चंद्रमा पर ये जाएगा और इसके परिणाम की बात करें तो आगामी समय में क्या होगा ये समय बताएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते? तो कुल 33 पदक जीतने हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो खेल राज्य मंत्री रक्षा खाड़से ने आज इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय टीम को 8 स्वर्ण 18 रजत और 7 कांस्य 8 स्वर्ण 18 रजत और 7 कांस्य सहित 33 पदक जीतने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में खिलाड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जीता गया प्रत्येक पदक खिलाड़ियों के जुनून, उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यह विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों का 12वां संस्करण था जो 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हुआ था और 39 सदस्यीय भारतीय टीम में 30 खिलाड़ी और 19 सहायक कर्मचारी शामिल थे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। तो ये जो है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करें इसकी व्याख्या को तो विश्व वानिकी दिवस हर साल जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करना है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है और कब घोषणा की गई थी तो इसी को जस्ट विपरीत कर देंगे तो 2012 में घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? UNGA के द्वारा। 2025 में इस दिवस का विषय जो है वन और खाद्य पदार्थ रखा गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका में वनों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करना है। वनों के महत्व की बात करें तो वनों से हमें ऑक्सीजन, जल संरक्षण, जैव विविधता और आजीविका मिलती है। वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने में वनों का विशेष योगदान भी रहता है। तो ये रहा भारत में वनों की स्थिति की बात कर लें तो देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जबकि होना कितना चाहिए? लगभग 33%, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी 21.76% वनावरण है और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी 3.41% वृक्ष आवरण है। अभी लेटेस्ट में 18वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इस पर एक सेपरेट लेक्चर जो है इसी चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसे जो है देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से इसकी चर्चा की गई है। भारत में कौन कौन से प्रमुख वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, नम और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कांटेदार और रेगिस्तानी वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में वन संरक्षण के लिए कुछ सरकारी प्रयास भी किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वनों के पुनर्वास और विस्तार के लिए शुरू किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए, और कंपा यानी कंपनसेंटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी वन संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था, कंपा लाया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वनों का संरक्षण और प्रबंधन करना। वनों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। विश्व वानिकी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि वन है तो जीवन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस
रिपोर्ट जारी की गई 2025 की, और जिसमें शीर्ष स्थान पूछ रहा है, शीर्ष स्थान पर कौन बना रहा है, तो ये फिनलैंड बना रहा है और लगातार जो है 8वें वर्ष बना रहा है। चलिए व्याख्या की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की गई है, जो गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। 2025 में शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देश की बात करें तो फिनलैंड है, दानिश है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, कोस्टा रिका है, नॉर्वे है, इजराइल है, लग्जमबर्ग है, मैक्सिको है। अब इजराइल देखिए ये तो युद्ध में भी शामिल है लेकिन 8वें स्थान पर बना हुआ है, ठीक है, खुशहाली के मामले में। नीचे के प्रमुख 5 देशों की बात करें तो जिम्बाब्वे है, मलावी है, लेबनान है, सिएरा लियोन है और अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है और भारत का पड़ोसी देश भी है। चलिए तो भारत और पाकिस्तान के रैंकिंग की बात करें तो भारत का जो इसमें स्थिति है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वां है। कितने देशों में? 147 देशों में, ठीक है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 109वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की रैंकिंग जो है घटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अब तक की सबसे निम्न रैंकिंग दर्ज की है जो 24वें स्थान पर है, और यूनाइटेड किंगडम ने भी 23वें स्थान पर अपनी सबसे निम्न खुशहाली स्कोर दर्ज की है। अब यहाँ पर देखिए जो भारत का स्थान है 118, इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कई बार आपत्ति भी दर्ज करा चुकी है। इनका कहना है कि भारत सरकार का कहना है कि आप जो सैंपल लेते हैं या डाटा इकट्ठा करते हैं वो कुछ ही लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं, और भारत में 142 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं, और आप सैंपल लेते हैं तो सिर्फ कुछ ही हज़ार का सैंपल लेते हैं। ऐसे में जो आपका रिपोर्ट जारी करने का तरीका है वो गलत है, तो इसे आप सुधारने का प्रयास करें। तो प्रमुख संकेतकों की बात करें तो किस किस संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो सामाजिक परिवर्तन, जिसमें अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो क्या उसके पास कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। इसमें आय का स्तर देखा जाता है, जीडीपी पर कैपिटा, एक देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्यांकन किया जाता है ताकि आर्थिक समृद्धि का प्रभाव समझा जा सके। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा भी देखी जाती है, यह दर्शाता है कि किसी देश में लोग औसतन कितने स्वस्थ और लंबी उम्र जीते हैं। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, यह मापता है कि क्या लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें उदारता भी देखी जाती है, क्या लोग दूसरों की मदद करते हैं और क्या समाज में दान देने की प्रवृत्ति अधिक है या नहीं है, ये भी देखा जाता है। भ्रष्टाचार का स्तर देखा जाता है, यह मापता है कि सरकार और व्यापार क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कितना देखा और अनुभव किया गया है। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं भी देखी जाती हैं। सकारात्मकता का मतलब है हंसी, आनंद, संतोष, और नकारात्मकता का मतलब है तनाव, गुस्सा, उदासी की भावना को देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो नवरोज़ कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो 21 मार्च को नवरोज़ त्यौहार मनाया जाता है और ये एक फारसी त्यौहार है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एक दिवस देखा, ठीक है, अब नवरोज़ दिवस देख रहे हैं, नवरोज़ त्यौहार देख रहे हैं। तो यहाँ बात करें नवरोज़ का शाब्दिक अर्थ की, तो नवरोज़ जो है फारसी भाषा के 2 शब्दों से बना है, नव यानी नया और रोज़ मतलब दिन। इसका सीधा अर्थ है कि नया दिन, जो एक साल की शुरुआत का प्रतीक है। कब मनाया जाता है? तो यह त्यौहार बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन मनाया जाता है। 21 मार्च को पड़ता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के पुनर्जन्म का संकेत माना जाता है, ठीक है। तो बात करें नवरोज़ की, तो नवरोज़ क्यों मनाया जाता है? यह नए साल और नई आशा, खुशी और समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है। इसे जोरास्ट्रियन
धर्म और फारसी सभ्यता से जोड़ा जाता है, लेकिन आज यह कई देशों और संस्कृतियों में मनाया जाता है। यह प्रकृति के संतुलन और बदलाव का जश्न मनाने का पर्व है। इसका उल्लेख फारसी राजा जमशेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जमशेदी नवरोज भी कहा जाता है। माना जाता है कि राजा जमशेद ने इस दिन पृथ्वी को ठंड से बचाने के लिए एक नया कैलेंडर बनाया था, इसलिए इसे नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यह त्यौहार ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, भारत और पाकिस्तान में फारसी और अन्य समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता भी दिया गया है। 2009 में यूनेस्को ने वर्ष 2009 में नवरोज को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। इसका मतलब है कि यह त्यौहार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अब यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ मनाते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, भाव होता है उसमें, तो अमूर्त के रूप में उसे संबोधित करते हैं। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? मूर्त। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसे दी गई थी 2010 में, और वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्कृतियों को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को वैश्विक पहचान देना शामिल था, ठीक है। अब इस दिन को क्या होता है, मतलब 21 मार्च से क्या होता है, तो पृथ्वी की झुकी हुई धुरी से संबंधित ये त्यौहार है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये आप लोगों को पता होगा, जियोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह झुकाव पूरे साल मौसम में बदलाव का कारण बनती है, लेकिन विषुव इक्विनॉक्स के समय यह झुकाव सूर्य के सापेक्ष न्यून हो जाती है, यानी सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है। तो जब हम देखते हैं इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक, जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, सपोज ये सन हो गया, ठीक, अब ये अर्थ हो गया, यहाँ पर घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर आया कभी, ठीक, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो ये जब सन जो है, अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, तो इक्विनॉक्स जो होता है, ये जो है 20 से 21 मार्च का समय जब होता है, तो इस समय सन यहाँ अर्थ यहाँ पर आती है, तो जो सन की लंबवत किरणें होती है वो इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिससे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये शिफ्ट होता है, सूर्य जो है मकर रेखा से बढ़ते हुए ऊपर जब जाता है, तो इस तरीके से पृथ्वी गति करते हुए जब जून का समय आता है, 20 से और 22 जून के बीच में जो है समर सोलिस्टिक आता है। फिर उसके बाद जब पृथ्वी घूमते हुए और ऊपर चली जाती है, तो मतलब यहाँ से फिर वापस होना चालू हो जाती है। फिर ये 22 से 23 सितंबर को यहाँ पर फिर ये अवस्थिति बनती है, जब ये दिन और रात बराबर होते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक दिसंबर 21 से 22 दिसंबर के मध्य जो है, ये फिर अवस्थिति ऐसी बनती है, ठीक, इस तरीके से ये घूमता रहता है। तो जियोग्राफी में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो विषुव के समय क्या होता है कि झुकाव सूर्य के सापेक्ष न्यून हो जाता है, यानी सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है। इस अवस्था की बात कर रहा है, इस अवस्था की। उस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जिस कारण जो है इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ने के कारण पूरे ग्रह दिन रात की अवधि के लिए लगभग समान हो जाते हैं। पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर दिन ज़्यादा लंबा या छोटा नहीं होता है। पृथ्वी की परिक्रमा जो है
कितने दिनों में होती है? 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। इस दौरान साल भर में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा समय है जब सूर्य ठीक भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, जिससे दिन और रात जो है बराबर होते हैं। चलिए अगले दिवस की बात करें तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। एक होता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। तो आप जो है जल को पहले याद रखिए, क्यों कि जल रहेगा तभी पृथ्वी बचेगा, यानी जल को पहले संरक्षित करना है, इसलिए हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। और जब जल संरक्षित होगा तो क्या होगा? पृथ्वी भी संरक्षित होगी। तो जल को पहले संरक्षित करना है, इसलिए हम जल दिवस पहले मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और कब पड़ता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके थीम 2025 की बात करें तो ग्लेशियर का संरक्षण करना है, ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियरों को बचाना ताकि भविष्य में जल संकट ना हो। उद्देश्य क्या है? पानी के महत्व को समझना और जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इसके शुरुआत की बात करें तो 1992 का समय ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। 1993 से संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया। इसके लक्ष्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का SDG 6 जो क्या कहता है? स्वच्छ जल सभी तक उपलब्ध हो सके, इसे प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? 2030। तो जल संकट क्यों है? सिर्फ 3% ही ताज़ा पानी पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिसका 70% हिस्सा जो है ग्लेशियर है। इसीलिए इस बार की थीम जो है ग्लेशियर संरक्षण रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 2014 में की गई थी और स्वदेशी नस्लों के गायों के संरक्षण के लिए ये शुरुआत की गई थी। बात करें तो यह मिशन स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जो है दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। इसे दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे केंद्र सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ इसे लागू किया गया है। यह योजना अब जो है 2021 से 2026 तक राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी रहेगी। इसे बढ़ाने से क्या लाभ होगा? तो दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे डेयरी उद्योग मजबूत होगा, किसानों की आय में सुधार होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, गोजाति प्रजनन की गुणवत्ता बढ़ेगी और कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं मजबूत होगी। डेयरी विकास के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर दिया जाएगा। इससे जुड़ी कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे भीम UPI प्रोत्साहन, छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI सेवाओं को उठा सकते हैं। नया यूरिया संयंत्र, असम के नामरूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में यूरिया की मांग पूरी होगी। तो नया यूरिया संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? असम के नामरूप में। भीम UPI प्रोत्साहन योजना क्यों लाया जा रहा है? छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में अमेरिका राज्य ने होली को मान्यता दी है। किस अमेरिकी राज्य ने होली को मान्यता दी है? तो टेक्सास ने मान्यता दी है। बात करें टेक्सास की तो ये रहा टेक्सास, ठीक। और यहीं पर ये जो अंतरिक्ष यात्री वापस आए थे फ्लोरिडा के तट पर, कैलिफोर्निया के तट पर, तो ये जो है यहीं पर उतरे थे और यहीं से लॉन्च हुए थे और यहीं पर वापस आ गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। अभी टेक्सास ने होली के मनाने के लिए एक नियम पारित किया है संसद से। तो टेक्सास सीनेट ने पहली बार होली को आधिकारिक रूप में मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव सीनेटर सारा एकहार्ट ने पेश किया और इसे 14 मार्च 2025 को मंजूरी मिली। कौन कौन से अमेरिकी राज्य होली को मान्यता दे चुके हैं अब तक? तो अब तक जो है टेक्सास अब जो है न्यूयॉर्क और जॉर्जिया के बाद तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है जिसने होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मान्यता दी है।
अब इससे होगा क्या कि वहाँ पर जब इसे मान्यता दे दी गई है वहाँ के सीनेट के द्वारा, तो वहाँ पर जब होली का आयोजन होगा तो उसे मनाने के लिए जो परमिशन लेना होता है उसमें सहूलियत होगी। ठीक है, तो टेक्सास की विधायिका की बात करें तो 2 सदनों में विभाजित है। टेक्सास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन जिसे बोलते हैं, टेक्सास सीनेट जिसे उच्च सदन बोलते हैं। टेक्सास सीनेट में कुल 31 सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य से अलग अलग जिलों से चुना जाता है। यह कानून बनाने, बजट पारित करने और नीतिगत निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ सीनेटरों का कार्यकाल कितना होता है तो 4 साल का होता है। अपने यहाँ सांसदों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है ना लोकसभा में, वहाँ पर जो है 4 साल होता है। टेक्सास सीनेट का नेतृत्व टेक्सास के उप गवर्नर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025। वरुण क्या है, पक्षी है, बहुत दूर तक उड़ता है। तो ये किसके मध्य हुआ है, भारत और फ्रांस के मध्य। जब हमें भारत से बहुत दूर उड़ करके जाना है तो हम कौन से पक्षी का इस्तेमाल करेंगे, गरुड़ का। तो गरुड़ 2025 अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है और भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 की मुख्य बातें क्या कहती हैं। तो वरुण अभ्यास का 23वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। कब से कब तक, 19 से 22 मार्च तक अरब सागर में आयोजित किया गया। 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। वरुण अभ्यास के इतिहास की बात करें तो भारत और फ्रांस ने पहला नौसैनिक अभ्यास 1991 में शुरू किया गया था। 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया और इसे हर साल आयोजित किया जाता है। 2025 में नौसैनिक अभ्यास वरुण शक्ति के भागीदार की बात करें तो भारत के तरफ से विमान वाहक पोत INS विक्रांत और MiG-29 के लड़ाकू विमान ने भाग लिया। साथ ही साथ विध्वंसक जहाज फ्रिगेट और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों ने भी भाग लिया। वहीं फ्रांस की तरफ से विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल और राफेल M लड़ाकू विमान ने भाग लिया। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहता है। दोनों नौसेनाओं के बीच सामरिक और परिचालन क्षमता बढ़ाना, हवाई और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास करना है। भारत फ्रांस सैन्य सहयोग की बात करें तो 1998 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी। राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण में सहयोगी है। साथ ही साथ अन्य परमाणु सैन्य अभ्यास जो होते हैं भारत और फ्रांस के मध्य, तो गरुड़ वायुसेना है, शक्ति थल सेना है और पेगासस विशेष बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें तो प्रतिवर्ष डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आज जो है 4 दिवस हम लोगों ने देख लिया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ताकि जो है जो विकार होते हैं DNA में आनुवंशिक विकार, उसके महत्व को समझा जा सके। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हो जाते हैं। यह 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कापी के कारण होता है। कैसे होता है तो बात करें तो सामान्य रूप से इंसान में 23 जोड़े यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कापी बन जाती है जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे के विकास को प्रभावित करता है और उसकी शारीरिक व मानसिक वृद्धि धीमी हो जाती है। साथ ही साथ इसके लक्षणों की बात करें तो शारीरिक लक्षण में क्या होता है, छोटे कद और गोल चेहरा हो जाता है, आँखों का ऊपर की ओर झुका होना होता है, गर्दन छोटी और नाक चपटी होती है, मांसपेशियों की कमजोरी होती है। मानसिक विकास की बात करें तो सीखने और बोलने में देरी होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, सामाजिक और भावनात्मक समझ में कमी होती है। गुणसूत्र की विशेषताओं की बात करें तो ये DNA से बने होते हैं जो शरीर के निर्माण और कार्य को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्र माता पिता से संतान में जाते हैं, इसलिए बच्चे के गुण, रूप, रंग
ऊंचाई, आँखों का रंग आदि माता पिता जैसी हो सकते हैं। इंसान के शरीर में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 23 माँ से और 23 पिता से मिलते हैं। और इसमें जो है आनुवंशिक जानकारी को संचित और संचारित करना इसमें शामिल है। शरीर के विकास और कार्यों को नियंत्रित करना, कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि में मदद करना है। लड़का और लड़की पैदा होने में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है 46 कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 22 जोड़े तो समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है 23वां जोड़ा यानी एक जोड़ा जो है असमान होता है और लिंग निर्धारण का काम करता है। लड़का या लड़की बनने में कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं? तो महिला माँ के सभी अंडाणु एक्स में एक्स गुणस होते हैं। तो जो माँ है, ठीक है, जो माँ है इसमें एक्स और एक्स होता है, और जो पिता है इसमें एक्स और वाई होता है। तो एक गुणसूत्र माँ की तरफ से और एक गुणसूत्र पिता की तरफ से जब मिलते हैं तो एक जोड़े गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और जब 22 जोड़े तो सेम होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा असमान होता है और यही लिंग निर्धारण का काम करता है। तो सपोज माँ का एक्स वाला और पिता का एक्स वाला मिला, तो ये क्या बनेंगे? जो संतान होगा वो एक्स और एक्स यानी लड़की होगी। वहीं इस एक्स से इस एक्स को मिलाएंगे तो भी लड़की, इस एक्स से ये वाई जब मिलेगा तो लड़का, और इस एक्स से ये वाई जब मिलेगा तो भी लड़का। तो यानी कि हर हाल में बच्चा मतलब लड़का पैदा करने के लिए पिता का जो क्रोमोसोम्स है वो जिम्मेदार होता है। तो बात करें महिला माँ के सभी अंडाणु एक्स में एक्स गुणसूत्र होता है। पुरुष पिता के शुक्राणु स्पर्म में 2 प्रकार के गुणसूत्र हो सकते हैं, एक्स और वाई। अगर पिता का शुक्राणु एक्स गुणसूत्र लेकर के अंडाणु से मिलता है तो लड़की होती है। अगर पिता का शुक्राणु वाई गुणसूत्र से अंडाणु से मिलता है तो लड़का यानी एक्स वाई होता है। तो यह था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अभी दोस्तों गला पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो कोई नहीं, हम आने वाले समय में ठीक करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए, इस टूटी फूटी भाषा के साथ आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आभार इसके लिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।